नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं रूल 33 प्योर एजेंट। वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट रूल 33। ये सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आप समझिए कि प्योर एजेंट क्या होता है। प्योर एजेंट वह सप्लायर होता है जो रेसिपिएंट को कुछ सप्लाई करने जा रहा हो और रेसिपिएंट के कहने से इन द सेंस कि सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, जिसमें रेसिपिएंट ने सप्लायर को कहा हो कि आप कोई थर्ड पर्सन से कोई सर्विसेज लो। सप्लायर का कोई उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, सप्लायर का कोई टाइटल इन्वॉल्व नहीं है, सप्लायर कोई एक्सेस फीस नहीं ले रहा है उस सर्विसेज से, वो सिर्फ वो थर्ड पर्सन से सप्लायर सर्विस ले रहा है और वो सर्विसेज रेसिपिएंट को दे दे रहा है। रेसिपिएंट उसके बदले में रिम्बर्स कर दे रहा है जो भी एक्चुअल कॉस्ट हो, कोई एक्सेस अमाउंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सप्लायर एस है, कोई रेसिपिएंट आर है। रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जिसमें आर ने कहा हो कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस चाहिए। सप्लायर ने क्या किया हो, जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस नहीं दे रहा है वो कुछ और सेल कर रहा है। सप्लायर ने किसी थर्ड बंदे एक्स से ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया हो और वो सर्विस क्या किया हो, आर को दे दिया हो। तो यहाँ पे जो भी सप्लायर एस एक्स से ट्रांसपोर्टर एक्स से सर्विस लिया वो खुद के लिए नहीं ले रहा है। अगर वो 100 रुपए के ले रहा है तो 100 रुपए का टोटल रिम्बर्समेंट वो ले लेगा रेसिपिएंट आर से। 100 रुपए का ही लेगा, एक्चुअल कॉस्ट का ही लेगा, उससे एक्सेस नहीं लेगा। अगर एक्सेस ले रहा है तो वो प्योर एजेंट नहीं माना जाएगा एस आर के लिए। अगर ऐसा होता है, कैसा, अगर सप्लायर एस प्योर एजेंट की तरह काम करता है रेसिपिएंट आर का, तो जो भी वो एक्सपेंस करता है आर के बिहाफ में एज अ प्योर एजेंट, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। इतना सा ही कंसेप्ट है ये। फिर से सुनिए, अगर सप्लायर एस कोई भी खर्चा करता है रेसिपिएंट आर के लिए एज अ प्योर एजेंट, तो वो खर्चा वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं जो प्योर एजेंट होने के लिए सप्लायर एस को पूरे करने होंगे। वो क्या है? पहला, द पेमेंट arises out of a contract between R and the third party and S act as a pure agent of R when he makes the payment। समझ गए कि जब एस जो है वो प्योर एजेंट की तरह काम करना चाहिए आर के लिए, अगर कोई भी वो थर्ड पार्टी आर से सर्विस लेता है आर के लिए, तो आर जो होना चाहिए वो एस को ऑथराइज करे उस पेमेंट के लिए। ठीक है। आर ऑथराइजेस एस टू मेक पेमेंट ऑन हिज बिहाफ, कि सप्लायर एस ने आर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आर ने बोला ठीक है, आर ने ऑथराइज कर दिया इसको कि आप ट्रांसपोर्टर एक्स का सर्विस ले लीजिए मेरे लिए। ठीक है। एस सोज द पेमेंट सेपरेटली इन द इनवॉइस इशूड बाय हिम टू आर। एस जब आर को इनवॉइस इशू करेगा तो उसमें अलग से दिखाएगा कि मैंने ट्रांसपोर्टर एक्स को इतना पैसा दिया आपके लिए। The supplies procured by S from the third party यानी X transporter as a pure agent of R के pure agent की तरह काम करते हुए जो भी S ने X से सर्विस लिया है ट्रांसपोर्टेशन का, are in addition to the supplies that he provide on his on account। कहने का मतलब, अगर S ने X से, जो कि थर्ड पर्सन है, उससे अगर कोई सर्विस लिया है, वो खुद के लिए नहीं लिया है, वो आर के लिए लिया है, आर के कहने पे लिया है, उनके बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आर ने ऑथराइज किया है इसको कि आप किसी थर्ड पर्सन यहाँ पे एक्स से सर्विस ले लीजिए मेरे लिए और वो एक्चुअल कॉस्ट पे आप मुझे देना। आपका कोई टाइटल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आपका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो वो इन एडिशन टू द सप्लाईज होना चाहिए, यानी एस कुछ और सप्लाई कर रहा हो और उसको छोड़ के एस ने आर के कहने पे एक्स से कोई सर्विस ले लिया हो, तो वो होना चाहिए ऐसा, तभी वो प्योर एजेंट के कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला प्योर एजेंट हेयर मीन्स अ पर्सन एस हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विथ आर टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर या कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। मैंने बोला जैसा कि आर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में बंधा होना चाहिए एस के साथ, और एस को ये ऑथराइज करे कि आप मेरे लिए जो है एज अ प्योर एजेंट काम कीजिए। ठीक है। और जो एस है वो कोई भी इंटेंट टाइटल नहीं, टाइटल कोई भी उसमें नहीं होल्ड करा हो, वो भी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है थर्ड पार्टी से एस के बीच में, उसमें एस का कोई टाइटल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एस का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट रिसीव करे, कोई एक्सेस अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं करे। इसके बाद इस पे एक प्योर एजेंट
के एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एयरलाइंस का। उसमें कैसा है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है, एयरलाइंस जो कि यहाँ पे प्योर एजेंट की तरह काम करते हैं, वो ऑथराइज करता है, यानी एयरपोर्ट ऑपरेटर ऑथराइज करता है एयरलाइन को कि आप जो है मेरे बिहाफ पे कस्टमर से यूडीएफ और पीसीएफ, पीएसएफ सॉरी, यूडीएफ मतलब यूजर डेवलपमेंट फीस और पीएसएफ मतलब पैसेंजर डेवलपमेंट फीस कलेक्ट कीजिए पैसेंजर से। फिर से सुनिए, यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइन को ऑथराइज करता है कि आप मेरे बिहाफ पे पीएसएफ और यूडीएफ क्या कीजिए, कस्टमर से कलेक्ट कर लीजिए। तो ध्यान रहे, यहाँ एयरलाइन कभी भी जीएसटी इस पे लायबल नहीं होगा, क्योंकि एयरलाइन जब पैसेंजर को सर्विस दे रहा है, इन एडिशन टू दैट सर्विस वो यूडीएफ और पीएसएफ चार्जेस भी इन कलेक्ट कर रहा है, जो वो उसका उसमें कोई टाइटल इन्वॉल्व नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, किसका, एयरलाइन का कोई नहीं इन्वॉल्व है, कुछ इन्वॉल्व नहीं है, तो वो उसके वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं इन्वॉल्व होगा। यानी कि जो एयरलाइन पीएसएफ या यूडीएफ चार्ज कर रहा है कस्टमर से, वो अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेगा। उस पर जीएसटी कौन भरेगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए वो होगा। ठीक है, तो इतना सही कंसेप्ट है। तो इन अदर वर्ड, द एयरलाइन शैल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द पीएसएफ एंड यूडीएफ। और वो कौन भरेगा, वो भरेगा आपका एयरपोर्ट ऑपरेटर। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था प्योर एजेंट का, रूल 33। होप ये अच्छा लगा हो। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।